देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, आज हम लोगों को फिस्कल पॉलिसी पढ़नी थी, यानी राजकोषीय नीति पढ़नी थी। क्या पढ़नी थी? राजकोषीय नीति। हमने दो नीतियाँ देख ली थी। हमको अगर मुद्रा को मैनेज करना है, ठीक है, पैसे को अगर मैनेज करना है, उसके उतार चढ़ाव को मैनेज करना है, कम बेसी को मैनेज करना है, तो क्या करना है हमको? तीन नीतियाँ हमने पढ़ी थी। एक तो मौद्रिक नीति से कंट्रोल हो जाएगा, नहीं होगा तो प्रशासनिक नीति लेकर आ जाएंगे, और नहीं होता राजकोषीय नीति ला जाएंगे, तो फिजिकल पॉलिसी ले आएंगे। ठीक है, ये क्या होती है थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए राजकोषीय यानी राज से समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा राज करने वाला। ठीक है, तो राजकोषीय नीति में मुख्य रूप से हम लोग क्या करते हैं? पैसे को नियंत्रण करने के लिए बजट बनाते हैं। ठीक, बजट मतलब समझते हो? बजट पॉलिटी में भी पढ़ते होंगे बजट के बारे में। तो बजट में जो सरकार जो है, सरकारी खजाने से पैसे निकालकर लोगों के कल्याणकारी काम करती है, लोगों के लिए कल्याण के लिए काम करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राजकोषीय नीति कहते हैं। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से हम लोग क्या करते हैं? तो राजकोष से पैसे निकालते, क्या करते हैं? पैसों का आहरण करते हैं, आहरण। ठीक है, पैसों का आहरण करेंगे, इसको क्या बोलेंगे? तो राजकोषीय नीति बोलेंगे। और पैसों को आहरण करने के लिए क्या चीज लेकर आते हैं हम लोग? क्या लेकर आते हैं जी? बजट लेकर आते हैं, है ना? बजट है कि नहीं? तो बजट ही हम लोग राजकोषीय नीति में मुख्य रूप से बजट को ही पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? बजट। तो ये बजट आप दो प्रकार में पढ़ते हैं, एक आप पढ़ते हैं एक आप पॉलिटी में, और एक पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो देखो सुनो फिर से, तुम लोग राजकोषीय नीति में क्या करेंगे? तो बजट, ठीक, क्या करेंगे? राजकोष से क्या करेंगे? पैसे का आहरण है निकाला जाएगा। ठीक है, किस में है बजट के बारे में? 112 में, है ना? इसमें क्या लिखा है? वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक एनुअल वित्तीय फाइनेंशियल विवरण रिपोर्ट। ये वार्षिक वित्तीय विवरण है ना, तो ये इस नाम से जाना जाता है। अब देखिए राजकोष हमारा जो है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का। राजकोष कितने प्रकार का होगा? पढ़े क्या आप लोग पहले इससे? एक को इसके बारे में उल्लेख है आपका, हमारा आर्टिकल 266 किसमें है उल्लेख? 266 में है ना? क्या क्या है? एक आपका संचित निधि होती है। क्या होता है? संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, है ना? राजकोष है ना, राजकोष मतलब जहाँ पैसा रखाएगा, तो पहला कौन सा हो गया? संचित निधि, है ना? दूसरा होगा लोक लेखा नीति, लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट वाला फंड। और लास्ट आपका होता है आकस्मिक निधि। कौन सा निधि? आकस्मिक, इमरजेंसी फंड निधि है। ठीक है, आकस्मिक। 3 प्रकार के फंड होते हैं, ये 267 में है। ठीक है, लास्ट वाला। तो देखो पहले तो समझ लो आप कि राजकोष जो है हमारा, राजकोष मतलब खजाना। खजाना हमारा 3 ठो है। ठीक है, कौन कौन सा खजाना है? तो एक खजाने का नाम है संचित निधि, निधि यानी खजाना संचित करके रखे हैं, पहला। दूसरा है कौन सा? लोक लेखा निधि, और तीसरा है आकस्मिक निधि। तो सबसे पहले समझिए नीचे वाला, ये जो आकस्मिक निधि की बात कर रहे हैं, ये राष्ट्रपति के कंट्रोल में होता है। सीधे किसके कंट्रोल में होता है? राष्ट्रपति जी जो है हमारे, राष्ट्रपति जी इसको कंट्रोल करते हैं, यानी राष्ट्रपति जी इसको के अंडर में आता है। और राष्ट्रपति जी समझते हो ना, वो किसके अंडर में आते हैं? है ना, अंडर में नहीं आते हैं वो मतलब राष्ट्रपति जी पपेट जैसे समझ लो। तो मतलब राष्ट्रपति, अगर मान लीजिए कोई ट्रेन हादसा हुआ है अभी, ठीक है, यहाँ पर उड़ीसा में हुआ ना ट्रेन हादसा, तो वहाँ से फंड रिलीज किए, सबको 2-2 लाख 10-10 लाख रुपए जो दिए हैं, तो राष्ट्रपति जी ने दिया है। तो जो राष्ट्रपति जी ने सिर्फ साइन किया है, डिक्लेयर किया, ये बोलने का ये सब जो है वो सजेस्ट कौन कर रहा है? तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। यानी सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि मतलब ऐसे अपने मन में समझिएगा कि आकस्मिक जो निधि है वो किसके कंट्रोल में है? तो प्रधानमंत्री जी के कंट्रोल में, है ना? वही सजेस्ट करेंगे। मान लीजिए इसमें 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख किसके कंट्रोल में है? प्रधानमंत्री के और मंत्रिपरिषद के कंट्रोल में, है ना? बस राष्ट्रपति क्या करेंगे? उसको साइन करके दे देंगे, है ना? बात समझ में आ रही है? आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के कंट्रोल में कहने का मतलब है तुरंत चाहिए ना इसको, ये ठीक है, ये क्या चाहिए? तुरंत। आपको मान लो ट्रेन हादसा हुआ या कुछ इमरजेंसी फंस गया तो ये तुरंत चाहिए।
और इसमें समय लगता है, अभी बताता हूँ आपको कैसे समय लगता है। तो आकस्मिक निधि जो है वो किसके नियंत्रण में रहती है? राष्ट्रपति के। इसके लिए ना तो कोई बजट बनाना पड़ता है, ना तो किसी भी प्रकार के क्या करना पड़ता है, पास करवाना पड़ता है कुछ भी चीज़ चर्चा नहीं। सीधे क्या होता है, पैसे निकलते हैं, अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, या कलेक्टर के माध्यम से चेक के माध्यम से पैसे दे दिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा सुनो, इसमें पैसे कहाँ से आएंगे तो तब समझना। ये जो संचित निधि है ना, संचित निधि में ही एक प्रावधान किया जाता है कि आकस्मिक निधि में इतना पैसा हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, इमरजेंसी में काम आएगा। जैसे आप लोग कमाओगे ना तो कुछ पैसे जोड़ के रखोगे ना, तो जोड़ के रखोगे ना तो पहले बजट बना के रखोगे, इस संचित निधि से ही इसमें से पैसे ट्रांसफर करते हैं यहाँ पर। तो मेन हमारा जो फंड है ये यही है। ठीक है, ये एक संचित निधि। ये क्या होता है, तो जनता का जो भी पैसे होते हैं वो सब किस में जाते हैं? संचित निधि में जाते हैं। और जनता के कौन कौन से पैसे होते हैं देखिए, तो जो आप टैक्स के माध्यम से देते हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो। ठीक है, आज ही इसीलिए मैं टैक्स पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें आना है ना संचित निधि में। तो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, सारे जो टैक्स के जो पैसे हैं वो सब किस में जाएंगे? संचित निधि में। जितने भी सरकार है, जितने भी प्रकार के माध्यम से जनता से पैसे वसूलती है ना टैक्स लगाकर, ठीक है, वो सारे पैसे किस में जाते हैं? संचित निधि में जाते हैं। और इसी निधि के जो ये जो निधि है इस पे सरकार का कंट्रोल नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये हमारे पैसे हैं ना, हमारे पैसे हैं, मोदी जी के तो पैसे हैं नहीं, है ना, और ना तो राहुल गांधी जी के पैसे हैं, तो ये हमारे पैसे हैं। सरकार बस ले रही है और लेकर कहाँ रखेगी? यहाँ पर रखेगी। ठीक है, इसको देख रेख करने का, इसको ऑडिट करने का काम, ठीक है, ये कौन करेगा? तो आपको ही पता है कौन करता है? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, पढ़े तो हो पॉलिटी में 148, है ना, CAG। ओके, इसको अरे हमारे पास अकाउंट है तो उसको ऑडिट करना पड़ेगा ना, एक अकाउंटेंट तो चाहिए ना। उस अकाउंटेंट का क्या नाम है? CAG। ठीक है, अच्छा मैंने कहा ये सरकार के पैसे नहीं हैं, ये हमारे पैसे हैं। हाँ, तो सरकार चूंकि हमारा प्रतिनिधित्व करती है, सरकार हमारा प्रतिनिधित्व करती है ना, बोलते हैं ना जनता का प्रतिनिधित्व हैं ये लोग, तो प्रतिनिधित्व करती है। हमने पैसे जमा किए हैं, तो अब ये पैसे को उनको निकालना है। ठीक है, इस पैसे को उनको निकालना है, तो इस पैसे को निकालने के लिए हमसे पूछना पड़ेगा ना, और वही पैसे को निकालने के लिए उनको पास कुछ वो तो होना चाहिए कहाँ खर्चा करेंगे। तो उनके पास एक प्लान होता है नेक्स्ट ईयर का। देखो बजट समझना, आने वाले साल का उनके पास एक प्लान होगा कि हम इतना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में करेंगे, इतना एजुकेशन में करेंगे, इतना इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, इतना हम सैलरी वगैरह में देंगे, और इतना पैसा हम लोग आकस्मिक निधि में भी डाल देंगे। ठीक है, तो जो पैसे यहाँ से आते हैं यहीं से आते हैं पास होके। ओके, और उसके बाद जब ये बजट बना लिया, उन्होंने बना लिया, और उसके बाद बोले सबके पास संसद में जाते हैं, संसद मतलब जनता के पास जाते हैं, और जनता के पास जाकर भी पास करवाते हैं इसको। ठीक है, एक एक चीज़ को पास करवाना पड़ता है, यही चीज़ है बजट जो मैं बता रहा था। तो याद रखिएगा ये बजट क्या होता है, तो बजट संचित निधि से धन निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग बजट कहते हैं। और बजट में जब तक आप प्लान नहीं दोगे, जब तक आप पिताजी को बताओगे नहीं कि मेरे को कितने पैसे चाहिए, तो पिताजी देने से रहे। ठीक है, पिताजी पैसा चाहिए, और क्यों, तो वहाँ पर आंसर अगर नहीं मिला तो नहीं मिलेगा। कैसे चाहिए मतलब चाहिए, दे दो मतलब दे दो, नहीं देंगे है कि नहीं, देंगे क्या यार, नहीं देते हैं ना। तो याद रखिएगा, हम जनता से कोई भी बताना पड़ेगा कि आप पैसे कहाँ खर्च करेंगे, तो उसी को बोलते हैं बजट। ठीक है, तो ये संचित निधि से पैसे निकालना, उसको बजट बोल देंगे। और लास्ट बच गया आपका लोक लेखा निधि। देखो ये लोक लेखा निधि है, ये भी जनता के ही पैसे हैं, बट इन्वेस्टमेंट वाले पैसे हैं। कैसे पैसे हैं, तो इन्वेस्ट, याद रखिएगा कैसे हैं, इन्वेस्टमेंट वाले पैसे। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, LIC में हम लोग इन्वेस्ट कर दिए, या हम बैंक में पैसे रख दिए, है ना, रखते हैं ना, ये वाले जो पैसे हैं ये लोक लेखा निधि। ओके, तो ये लोक लेखा निधि जो है इसमें पैसे सरकार ले ही नहीं सकती है, बात को समझिए ना। सरकार के पास अधिकार, ये हमारे पैसे हैं भाई, है ना, आप लोग कमा के जोड़ जाड़ के 2-4-10 हज़ार रुपये रखे हो ना, वो कौन सा पैसा है, ये लोक लेखा निधि। कौन सा है, मगर सरकार के तो फंड में है, दिख तो रहा है कि इतना पैसा अकाउंट में है, भले आपका ही है, मगर सरकार को दिख रहा है ना इतना लाख करोड़ रुपए बैंक में है। ठीक है, खर्च से ले सकती है क्या, नहीं, बजट और कुछ नहीं लगी, आपका पैसा चढ़ जाओगे आप, कैसे ले रहे हो। ठीक है, टैक्स में तो दे रहे हैं ना आपको। तो लोक लेखा निधि क्या होती है, जो बैंक में जमा डिपॉजिट होते हैं, जो FDs वगैरह होते हैं, है ना, FD के जो पैसे होते हैं, या तो फिर आपके जो इन्वेस्टमेंट वाले जो पैसे होते हैं, LIC में जो आप इन्वेस्ट करते हो, ये सारे पैसे किस में होते हैं, लोक लेखा निधि। हाँ, ये होता है कि सरकार लोक लेखा निधि से पैसे निकालने के लिए आपसे पूछती है और आपको उसके बदले इंटरेस्ट भी देती है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने LIC में इन्वेस्ट किया या फिर FD में इन्वेस्ट किया। ठीक है, FD समझते हैं,
फिक्स डिपॉजिट है ना, तो फिक्स डिपॉजिट में आप लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हो मान लो, तो आप बोले कि मैं 5 साल के लिए अपने पैसे को रखना चाहता हूँ, ठीक है, यानी सरकार को देना चाहते हो आप, कितने साल के लिए? 5। सरकार ने बोला कि आपको 10% नहीं देती, 7-8% देती, 10% इंटरेस्ट देंगे बोलेंगे, ठीक है। आप 5 साल के दे, 5 साल के लिए अगर पैसे आप दे देते हो, सरकार उस पैसे को ले जाती है कहीं और खर्च करती है, कहीं और कोई काम करती है और आपको 5% के हिसाब से ब्याज देती है, यानी आपके पैसे ब्याज मिले ना। और मान लो बीच में आपको एफडी तोड़ना है तो उसमें लॉस होता है कि नहीं होता है ना, होता है ना, थोड़ा बहुत लॉस होता है, मूलधन तो मिलता ही है बट आपको ये जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा कम मिलता है। तो अब मान लो इमरजेंसी पहुंच गया सरकार के पास कि नहीं मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को इमरजेंसी है, तो सरकार चीटिंग नहीं करती है, ठीक है, कुछ काट कूट के बोलती है अरे यार मैं तो वहाँ लगा दिया हूँ करके, अब वो कहीं ना कहीं से मैनेज करके देती है, तो मैनेज करके देती है तो कम देती है, ठीक है, एफडी तोड़ने पर लॉस होता है। तो याद रखिएगा ये सरकार से आप सीधा डील कर रहे हो, इसमें ध्यान देना, इसमें आप क्या कर रहे हैं, सरकार से अपने पैसे को बढ़ाने के लिए सरकार से डील कर रहे हैं, पैसे रख रहे हैं, ठीक है, एफडी करवा रहे हैं ना जी, एफडी करवाना, एलआईसी करवाना, यानी सरकार को देना और सरकार उसके बदले क्या देगी आपको? ब्याज। और जैसे ही आप ये लोक लेखा नहीं संचित गया, सरकार कुछ ना देगी सरकार को जिम्मेदारी कुछ नहीं है ना, प्रत्यक्ष रूप से देखो बताऊंगा, टैक्स मतलब अनिवार्य भुगतान तो है मगर उसके बदले सरकार कुछ नहीं देती है प्रत्यक्ष रूप से, मगर इसमें आपको ब्याज मिलेगा ना, ठीक है। ये 3 प्रकार के फंड होते हैं, क्लियर है। तो हम लोग को मेन तो पढ़ना किसको? संचित निधि को पढ़ना है और उसमें टैक्स वगैरह को पढ़ना है, क्लियर है, इकोनॉमिक्स के सेक्शन से। तो टैक्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बजट। तो बजट की अगर बात करें तो मैंने बताया आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है आगामी वर्ष का, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। उसका जिक्र 112 आर्टिकल में है, क्लियर है, ठीक। और सबसे पहले जो बजट है क्या होता है? आगामी वित्तीय वर्ष का आगामी वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा ही क्या कहलाएगा? आपका बजट कहलाता है ना, आगामी वित्तीय वर्ष का। इसमें क्या होगा तो ये किसमें है? 112 में है। और सर्वप्रथम ये बजट किसने प्रस्तुत किया था? 18 फरवरी 1860 में किसने किया था? जेम्स विल्सन। किसने किया था? जेम्स विल्सन। याद है कि भुला गए सब? है 1860 में किसने किया था? तो जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था, है ना। 1860 में सबसे पहले भारत का जो बजट प्रस्तुत किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था। वित्तीय वर्ष क्या होता है पता है ना? क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो समय होता है उसी का बोलते हैं हम लोग एक वित्तीय वर्ष कहते हैं। और हमारा जो बजट है शून्य आधारित बजट है। यहीं पर शून्य आधारित भी सुन लिया रहा, ये प्रस्तुत किया था इंदिरा गांधी ने। कैसा बजट है? तो कैसा बजट है हमारा? शून्य आधारित। याद रखिए कैसा है? जीरो बजट होता है। किस प्रकार का बजट है? जीरो बजट। अब ये क्या होता है तो देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च, कितना मार्च? 31 मार्च तक पैसे आपके हैं। और जैसे ही अगला दिन हो गया जो भी पैसे होंगे आपके अकाउंट में वो लैप्स हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, चले जाएंगे वापस किसमें? संचित निधि में। बात को समझिए ना। देखो ना, मान लीजिए आपके बजट बनाया, ठीक है, और बजट बनाने के बाद, ठीक है, आपने बजट बनाया ना, और बजट बनाने के बाद उसके बाद जैसे पैसे आपको अलॉट किए गए, ठीक, पैसे अलॉट किए गए सड़क बनाने के लिए 5 लाख करोड़ किए गए ना। अब उसको 5 लाख करोड़ को आपको 1 साल यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच ख़त्म करना है, ठीक है। ख़त्म करना चालू कर लो पीछे से। क्या हो रहा है? क्या हो क्या रहा है? कौन सा वाला है? रुको मैं कर दे रहा हूँ। ये वाला ठीक है, अब ठीक है, कोई नहीं। ये मस्त थिएटर जैसे हो गया है कि नहीं? वो अंधेला है पीछे, इधर है, इधर बस टीवी चल रहा है। देखो तो मैं क्या बता रहा था, भूलवा दिए मेरे को। हैं क्या बता रहा था? हाँ, एग्जाम्पल दे रहा था मैं कि मान लीजिए आपको पैसे अलॉट हुए 5 लाख करोड़ रुपए, और ये 5 लाख करोड़ जो है वो आपको हुए हैं सड़क बनाने के लिए। अब कब मिलेंगे? तो 1 अप्रैल को,
और 31 मार्च तक लैप्स होना है। तो आप मान लीजिए खर्च करें, अब देखो ऐसे क्या होता है, बजट आपके हाथ में पैसे नहीं दे देंगे, अकाउंट में रहेंगे, ठीक है। आपने मान लीजिए कोई काम कराया तो उस अकाउंट से उतने पैसे डेबिट हो जाएंगे। आप बिल लगाएंगे, सुनते हो, बिल लगाएंगे, अकाउंट से वहाँ से डेबिट, आपके पास पैसे नहीं आएंगे। आपको कमाना है तो वहाँ से बिल में आप एक्स्ट्रा बढ़वा लो, उधर से पैसा ले लो, ऐसे कमा सकते हो, है ना। बताओ, कमाना भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब पैसे इधर से आए और जिधर हुआ बिल लगाए तो उधर वो चलेगा। मान लीजिए ठेकेदार को दिया आपने, तो ठेकेदार के पास वो पैसे जाते हैं, आपके पास आप बीच के क्या हो, आप बस मॉनिटर करने वाले हो। तो ठेकेदार से आपने डील किया कि मेरे को 10% चाहिए, तो वो इधर से मिल जाएगा, ठीक है ना। समझ गए ना बात को, कैसे बोल रहा हूँ, समझ रहे हो जी। हाँ, इसको कैसे नहीं समझोगे। तो इधर से पैसे दे दिए। अब मान लीजिए आपने खर्च किए, खर्च करते करते और आपको वैसे कुछ मिला नहीं, तो एक मान लो अब उसके बाद भी आपके अकाउंट में 1-2 लाख रुपए बच गए, ठीक है, वहाँ पर अपने तो 31 मार्च तक आपको खर्च करने। अगर जैसे ही अगला नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ तो वो जो पैसे हैं वापस जो आए थे वो वापस कहाँ चले जाएंगे, संचित निधि में चले जाते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं जीरो आधारित बजट। जीरो मतलब लास्ट 31 मार्च को पैसे कब क्या हो जाएंगे, 30 मार्च के क्लोजिंग रहता है ना, उसके बाद वो जीरो हो जाएगा, उस पैसे क्या हो जाएगा, उसके बाद आपको उस जिसके लिए मिला था ना उसके लिए वो पैसा नहीं होगा, और फिर से बजट पास करवाओ, फिर से अलॉट करवाओ, ठीक है। तो याद रखिएगा, जीरो आधारित बजट ये होता है जहाँ पर 31 मार्च को तक अगर पैसे खर्च नहीं हुए तो क्या हो जाएंगे, वो जीरो हो जाएंगे, या वापस, अब जीरो मतलब क्या, पैसा वो लेफ्ट वो वापस संचित निधि में चला गया, वो कहाँ चला गया, संचित निधि। ये इंदिरा गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया था 1983 के आसपास, ठीक है। तो आप याद रहे तो ठीक है। हमारा बजट कैसा है, जीरो आधारित बजट, ठीक। अच्छा, पहला बजट है। उसके बाद देखो ना, सर मूलम सेट्टी ने भी किया है, जॉन मैथाई ने भी किया है, ठीक है। सर्वाधिक बजट को इसने प्रस्तुत किया है, तो सर्वाधिक मोरारजी देसाई। किसने किया है, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक बजट प्रस्तुत किया है, ओके। प्रधानमंत्री रहते हुए बजट किसने प्रस्तुत किया है, तो वही तीनों है ना, फैमिली गांधी वाले, है ना, नेहरू जी, है ना, तो क्या इंदिरा जी और राजीव गांधी, ठीक है, यही लोग तो हैं, ठीक है, ठीक। तो ये तीनों नेहरू परिवार जो है वो बजट प्रधानमंत्री रहते हुए प्रस्तुत किए थे। जॉन मैथाई ने हमारे स्वतंत्र भारत का प्रस्तुत किया था, और यशवंत सिन्हा, सुने हो क्या नाम, कौन है, हाँ, बीजेपी के ना सिद्धांत मार्गदर्शक में आते हैं। यशवंत सिन्हा, इन्होंने 2000 में ना सबसे पहले मॉर्निंग में बजट प्रस्तुत किया 11 बजे, ठीक है। पहले शाम को होता था, पता है आपको, शाम को 5 बजे, तो सुबह 11 बजे बजट प्रस्तुत करने वाले कौन है, तो यशवंत सिन्हा, ठीक है। 1924 में ना हमारे यहाँ रेल बजट को ना वो कर दिया गया था, सेपरेट कर दिया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 1924 में क्या किया था, रेल बजट अलग कर दिया गया, ठीक है। रेल बजट को क्या कर दिया गया है, एक वर्थ समिति, है ना, एक वर्थ पूछ लेता है कभी कभी, एक वर्थ समिति की सिफारिश पर, कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। कौन सी समिति की सिफारिश पर, एक वर्थ समिति की सिफारिश पर हमारे यहाँ रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। फिर मोदी जी आए, ठीक है, और 2015 में फिर से आम बजट में मर्ज कर दिया गया इसको, है ना। अब रेल बजट अलग से प्रस्तुत नहीं होता है, एक साथ होता है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, एक वर्थ समिति की सिफारिश पर 1924 में हमारे रेल बजट को क्या, क्योंकि उसमें रेल बजट रेल जो है ना बहुत ज़्यादा रेवेन्यू देता था, हमारे ना जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, इस वजह से उसको क्या किए गए थे, रखे थे, बाद में उसको अभी क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, क्योंकि उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसे ज़्यादा कमाई कर रही हैं, तो उसको कोई मतलब नहीं था अलग से बजट बनाने का, और अलग से हल्ला होता था, है ना। सब अपने अपने राज्य के जो रेल मंत्री रहते थे अपने अपने राज्य में रेल चला लेते थे, देखते नहीं पहले कैसे होता था, कोई भी ट्रेन देखो, सब ट्रेन बिहार से आता है, ठीक है, क्यों था, लालू जी के कारण, तो ठीक है, कोई नहीं। तो ये हमारा बजट का है। बजट का मेन, अब देखो मैं मेन बजट बता रहा हूँ, बजट की प्रस्तुत होता है, ठीक है, हमारे यहाँ भी प्रस्तुत होता है। बजट का एक्चुअली में इकोनॉमिक्स में दूसरा सेक्शन पढ़ना होता है हमको, हम लोग पॉलिटी में उसका अलग सेक्शन पढ़ते हैं, जैसे 114 में लेखानुदान पढ़ते हैं, 116 में वित्त विधेयक पढ़ते हैं, वो सब अलग चीज़ें हैं। बट इकोनॉमिक्स पर्पज से ये थोड़ा अलग हो जाता है बजट फिर, ठीक है, वो वाला मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटी वाला सेक्शन छोड़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन देखिए इसमें। बजट देखो, बजट में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो मैंने बोला बजट में क्या होगा, पैसे होंगे, ठीक है,
और इसमें होगा आपका आय, क्या होगा, और क्या होगा दूसरा व्यय, क्या हो जाएगा, आय और व्यय, ये तो होगा। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपये है तो 100 रुपये आय होगा तो 100 रुपये ही तो व्यय होगा ना। ठीक है, तो बजट का साइज जो होता है, ठीक है, एक बार आप गूगल कर लेना बजट का साइज कितना है। ठीक है, यहाँ पर भी गूगल का ऑप्शन रहता है वैसे। ठीक, बजट का साइज इस साल कितना रहा, तो बजट का साइज जो होता है ना, ठीक है, जितना हमारे बजट का साइज करने मतलब हमारे संचित निधि उतने पैसे हैं। ठीक है ना, हमारे कंसोलिडेटेड जो फंड है ना उसमें कितने पैसे, वही तो बजट का साइज होगा। अरे मतलब आपके गुल्लक में कितना पैसा है ना। जो संचित निधि अभी बता रहा था, ये जो संचित निधि बताया, इसमें जो पैसा होगा वही तो हमारा बजट का साइज होगा। एक एक रुपया निकाल लेते हैं, एक एक रुपया, वही बोलता ना आपको। ठीक है, इसमें है पैसा है ना, पूरा पैसा निकल जाता है, 1 रुपया भी नहीं रहता इसमें। तो संचित निधि में जो पैसे होंगे, मान लो कितने हैं, 512 रुपया है। कितना रुपया है, 512 करोड़ रुपये ऐसे करके तो 512 रुपये है इसमें, तो पूरा 512 हमारा बजट का साइज कितना होगा, 512। आय कितनी, 512, और व्यय कितना, 512। क्लियर है, ये ऐसे ही बजट होता है, चाहे राज्य का बजट हो चाहे केंद्र का बजट। ठीक है ना, समझ आया, तो ये हमारा बजट का साइज हो गया। ठीक, अच्छा बजट से ही लौटाते हैं। हाँ, बजट बना के लौटाएंगे ना, वही तो बता रहा हूँ। जैसे इसमें प्रावधान कर बता रहा हूँ अभी, जैसे इसमें जैसे हमारा आय हो गया। ठीक है, जैसे मान लो कितना रुपया था, 512, हमने लोन लिया था। ठीक है, और लोन लिया तो इसको चुकाना भी तो पड़ेगा ना, इसी में से चुकाएंगे। ठीक है, इसी में से इंटरेस्ट देंगे। तो देखो ना, अभी जान जाओगे। हाँ, इसी में है, देखो आय, देखो आय, हाँ इसी में जुड़ जाएगा ना, बजट में जुड़ जाएगा। ठीक है, वो पैसे भी आएंगे तो संचित निधि में आएंगे ना। ठीक है, अब सुनो, आय में देखो 2 प्रकार की आय होती है, ध्यान समझना। ठीक है, एक होती है राजस्व आय, क्या होती है, राजस्व। एक होती है पूंजीगत आय, वह भी वैसी होगी। ठीक है, राजस्व व्यय, और एक होती है पूंजीगत व्यय। ठीक है, तो बजट का देखो साइज इस तरह से है। बजट में एक आय होगा यानी इनकम होगा, और एक होगा एक्सपेंडिचर होगा यानी व्यय होगा। मैं एक बार साइज बता देता हूँ गूगल करके, क्योंकि ना एग्जैक्ट डेटा रहेगा तो आपको भी वो करेगा। ठीक, वैसे इसमें भी होता है बट मेरे को, हाँ इसमें ज़्यादा आसान पड़ता है मेरे को। बजट साइज 2000 क्या था अभी, 2022-23 गया ना, है ना। हाँ, ये था हमारा रुपीस में 45,03,097। हाँ नहीं पूछता, इसीलिए तो उतना वो नहीं, पर फिर भी आप चाहें तो इतना तो याद ही कर सकते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर 6.1, इंक्रीज कितना हुआ है 7.5। देखो पिछले साल से ना, ठीक है, इंक्रीज समझते हो, इंक्रीज कितना हुआ तो 7.5%। ठीक है, पिछले साल के मुकाबले इस साल का जो बजट था कितने प्रतिशत इंक्रीज हुआ है, तो 7.5% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, देखो बजट 2 ऐसे ही बनता है। एक होता है हमारे पास जो आता है रेवेन्यू, जो जनरेट होता है, कलेक्शन होता है टैक्सेशन से। ठीक है, राजस्व आय हुआ, और एक पूंजीगत है, मैं बताता हूँ अभी। उसके बाद एक व्यय होता है, राजस्व व्यय, और आपका क्या हो जाता है, पूंजीगत व्यय। ठीक, इस तरह से होते हैं। ठीक, हमारा साइज कितना था तो 45,03,097 करोड़। ठीक है, ओके। अब सुनो तो, राजस्व आय क्या होता है, तो जो सरकार टैक्स के माध्यम से कलेक्ट करती है ना, टैक्स के माध्यम से सरकार जो कलेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, राजस्व आय कहते हैं। टैक्स में अब टैक्स पढ़ना है इसको। ठीक है, तो अभी ये समझा दे रहा हूँ, फिर मैं इसी को लेकर चलूंगा कि टैक्स कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे लगते हैं। ठीक है ना, तो टैक्स अभी छोड़ दो ऐसे बोल के, इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टैक्स के बारे में। ठीक है, ठीक, सरकार के आय का स्रोत क्या है, तो टैक्स है।
ठीक है। टैक्स से जो कमाई होती है जिसमें सरकार को कुछ नहीं करना पड़ता, है ना। क्या काम कर रहे हो तो फैक्ट्री खोलना, लाओ टैक्स दो। क्या काम कर रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है, लाओ टैक्स दो। क्या काम कर रहे हो, बेच रहा हूँ, लाओ टैक्स दो, ठीक है। तो कुछ नहीं, सरकार बस क्या करती है, कुछ भी काम करो ना, हाँ इतना % टैक्स, इसको काट लो और टैक्स काट लो, ठीक है। आपका क्वालिटी कम है, लाओ फाइन लाओ टैक्स, तो जो भी कम, समझ रहे हो, मतलब सरकार इसमें कुछ करती नहीं है, खाली फोकट एक नियम बना देगी और टैक्स काट लेगी। समझ गए ना बात को, तो वही टैक्स है, सरकार इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। सरकार क्या लेती है, कमाती है, शुद्ध लाभ है उसका, ओके। तो ये क्या हो गया, टैक्स बन जाएगा। इसे बोलते हैं राजस्व आय, ठीक है। अच्छा, पूंजीगत आय क्या होती है, तो जब सरकार कुछ चीज इन्वेस्ट करके कमाती है उसको बोलते हैं राजस्व आय, पूंजीगत आय, ठीक है। तो पूंजीगत आय देखो ना, आपका जैसे सरकार ने BSP प्लांट खोला है, भिलाई स्टील प्लांट, और उससे कुछ रेवेन्यू प्रॉफिट आ रहा होगा ना, उससे जो कमाई हुआ उसको बोलते हैं पूंजीगत आय। अब दोनों को जोड़ दोगे तो आय हो गया, है ना। आय कितना है, इतना ही है, ठीक है। वही बजट का साइज बता रहे थे, देखो ना ये भी तो उतना ही है, हुआ क्या, आय कितना होगा 45, 1 करोड़ बताओ तो कितना लाख होगा, 45 लाख करोड़ नहीं होगा जी, है ना, 45 लाख करोड़ रुपए तो आप ही लोग का पैसा है, हंस रहे हो, है। तो ये 45 लाख आय हो गया, ठीक है। इसमें से राजस्व आय है और क्या है, पूंजीगत आय, ठीक है। उतना डिटेल नहीं पूछा था कौन कौन सा कितना कितना आया हुआ, बस आप पूंजीगत आय समझते हैं, ठीक है। इन्वेस्ट, सरकार कुछ चीज इन्वेस्ट करके जो कमाती है ना, मतलब खर्चा करके कमाती है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पूंजीगत आय। बात समझना, इसमें सरकार को कुछ करना पड़ा क्या, नहीं। इसमें जी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना पड़ा ना, तो याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट करके कमाती है, इन्वेस्ट करके कमाई, ठीक है। ऐसे शॉर्ट में समझने के लिए बता दे रहा हूँ। और जैसे कि आप याद रखना, भिलाई स्टील प्लांट, उसके अलावा आप देखो ऑयल इंडिया लिमिटेड, ONGC, और क्या क्या है बताओ तो, 1-2 जानते हो, हिंदाल्को और सेल, हाँ सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और भेल, भिलाई स्टील प्लांट, भेल, हाँ भेल आता है, हाँ भेल आता है, भेल है ना, भेल आता है, मुर्रा आता है, चना आता है, इसी में आता है, ठीक है। 12 नवरत्न कंपनियां हैं, तो ये सब इन्वेस्ट किया ना सरकार ने, कमाया है भाई, ठीक है। और देखो पूंजीगत आय, देखो इसमें देखो टरेंट, है ना, देखते हो सरकार 100 रुपये खर्च करती है तो 97-98 रुपये तो उधर ही चले जाते हैं उसमें, ऐसा बोलने का है। ये अभी 2017-18 में फुल कमा रहे हैं अभी ट्रेन में, ठीक है। अगर आपको लग्जरियस चाहिए, साफ सुथरा चाहिए, कंफर्ट चाहिए तो पैसा दो, ठीक है। ट्रेन देखते हो ना, जल्दी पहुंचना है, ठीक। ये जो वंदे भारत चल रहा है ना, सीधा 500 रुपये लगता है और ऐसे जाकर 75 रुपया, बिलासपुर का बात बोल रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो आप लोग ऐसे ही जाते होंगे, ठीक मतलब बता रहे हैं, जैसे ट्रैवल करोगे ना तो पानी बोतल मिलेगा बस, ठीक है, मात्र एक पानी बोतल और 500 रुपये फ्री में। कहाँ, पैसा नहीं दिया उसका, कैटरिंग चार्ज लेते हैं ना, उसमें एक्स्ट्रा जुड़ा था 40 रुपये। तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि जो ट्रेन से कमाई हुआ उनका, जो एरोप्लेन तो बेचे दिए वो, ठीक है, उनके पास किराया वगैरह से जो कमाई, तो जो इन्वेस्टमेंट करके कमाई हुआ, जैसे रेल लिख लेना ना इसमें, है ना, रेल जो है ना, रेल से अच्छा कमाई होता है, तो रेलवे वगैरह तो ये पूंजीगत है, समझ गए ना, इन्वेस्ट किए और कमाए, ओके ना, बहुत प्रॉफिट होता है, ओके। बहुत सारी सरकारी चीज़ें होती है ना, तो ये 2 तरह से कमाते हैं सरकार 2 तरह, खर्च भी 2 तरह से करेंगे, है ना, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। ये अभी मैं छोड़ा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ, ठीक है। पहले इधर आ जाता हूँ। राजस्व व्यय क्या होता है, राजस्व व्यय जहाँ पर सरकार को कोई, जो जिसको खर्च करने पर सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं होता है, उसको बोलते हैं राजस्व व्यय, ठीक है। तो राजस्व व्यय देखिए क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद है कि मैं लाइन से लिख रहा हूँ, सबसे पहले है आपका ब्याज, ठीक है, ब्याज को क्या, इंटरेस्ट, है ना, तो ब्याज को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, ब्याज अदायगी, याद रखिएगा, मैं क्रम से लिख रहा हूँ ना, ठीक। सरकार का सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है, जैसे देखो जी, उधारी का ब्याज चुकाने में जाता है, समझ रहे, इसीलिए हाँ, तो फिजिकल डेफिसिट नहीं, उसका भी टाइम आता है, मतलब मूलधन की पटाने का समय आता है। अरे ब्याज मतलब समझ, ऐसे नहीं होता है जी, कैसे कभी उधारी नहीं लिए क्या, लिए हो, ब्याज पे सहेली ऐसे मत देना, ब्याज पे देना उसको, ठीक है। इन्फ्लेशन आता है ना, आपको लॉस हो जाएगा। देखो कैसे होता है, मान लीजिए आपने 100 रुपये लिए,
ठीक है, और वो कुछ इंटरेस्ट ले रहा है, तो आपसे हर महीने एक 11 रुपये ले रहा है, ठीक है, और बोला कि 10 महीने में चुका देना, तो टोटल कितना पैसा लेगा? गणित जी गणित सुने नहीं कि समझे नहीं है? सुन तो सब लिए, समझे नहीं सुने? हाँ बोल दे रहा हूँ। 100 रुपये आपने उधारी लिया और हर महीने आपको 11 रुपये चुकाने हैं, ठीक है, ओके ना? 11 रुपये चुकाने हैं, 10 महीने में चुकाने हैं, तो कितने पैसे चुकाए आपने? हाँ अब बोलो। अरे 10 महीने के 110 हुआ तो कहाँ से जोड़ ले रहे? हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ, उधारी लो तो जानोगे आप। देखो जी 100 रुपये आपने लिए थे, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ 11 रुपये हर महीने चुकाने 10 महीने तक, कितना हो गया? तो 110। तो 100 रुपये जो आपने लिए थे और 10 रुपये आपने ब्याज दिए, इस तरह से इंस्टॉलमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट ही ब्याज तो है क्या? सिर्फ ब्याज है, ब्याज नहीं देते किलो ब्याज दे दो ब्याज ले लो, ऐसे इंस्टॉलमेंट होता है, इंस्टॉलमेंट पटाते हैं ना, तो इंस्टॉलमेंट है 11 रुपये का, ओके। तो इंस्टॉलमेंट आपने कितना दिया? 10 इंस्टॉलमेंट में कितना हो गया? 110। तो 10 रुपये ब्याज हो गया और 100 रुपये उसका कैपिटल हो गया, है ना? समझ गए? तो ये इस तरह से चलता है। तो हम लोग जब अदा करते हैं ना, तो इंस्टॉलमेंट बता रहा था इतना इतना रिफंड करना है, ठीक है। कई बार हम लोग उस पर भी ले लेते हैं, कई बार हमको सिर्फ ब्याज बोलते हैं, ऐसे ब्याज पटा दो बाद में कर देना, ठीक है। और एक लाइन ऑफ क्रेडिट भी होता है, ठीक है। ये सबको अभी कैसे करोगे, ठीक है, 12th वाला एग्जाम है ना जी ये सब, तो थोड़ा लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि हमने उधारी दे दिया आपको, ठीक है, तो आप उस पर इंटरेस्ट मत दो, वो जो पैसा हमने दिया है ना लाइन ऑफ क्रेडिट, तो उसके बदले आप हमारे यहाँ से सामान ले लो, ठीक है, हमारे यहाँ से सामान ले लो, खरीद लो, ओके। जैसे फ्री में पैसे दे देना है, जैसे क्या होता है, कोई जब किसी देश पर कुछ आपदा आ जाए या कुछ बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाए, जैसे श्रीलंका वैसा फंस गया था, ठीक है, और कई देश है ना जो गरीब देश है, तो क्या होता है, सरकार जो होती है वो मुआवजा देती है कि लो यार मेरी तरफ से इतना रखो, अपनी इकोनॉमी को ठीक करो, ठीक है। तो आजकल सरकार जो है उसमें भी प्रॉफिट खोज रही है, और वो प्रॉफिट क्या है? लाइन ऑफ क्रेडिट। क्या होता है? लाइन ऑफ क्रेडिट। अब इसमें क्या होती है, सरकार पैसे तो देती है, वो फ्री का ही पैसा है, बट ये कहती है कि इस पैसे का आप हमारे यहाँ से सामान ले सकते हो, तो हो गया ना, हमारी इकोनॉमी में पैसा आ गया ना। मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ से हम फ्री का पैसा दे रहे हैं तो आप जाकर कहीं और से सामान ले लो, ठीक है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट याद रखिएगा, लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब हमने पैसे तो दिए, उस पैसे को आप हमारे इकोनॉमी, हमारे बाजार से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, ठीक है ना। जैसे टोकन नहीं होता है, टोकन, तो टोकन आपको दे दिए और टोकन से हमारे यहाँ से आपको जो खरीदना हुआ, तो लाइन ऑफ क्रेडिट हम लोग देते हैं। श्रीलंका को कितना सारा दिए हम लोग, बहुत सारा पैसा दिए श्रीलंका को, ठीक है। लाइन ऑफ क्रेडिट चलता है। तो ये सब समझिए थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का, ये सब ना मतलब जनरल उसमें समझिएगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा सबसे, ठीक है, क्योंकि बहुत चलन में है ना, हम लोग बहुत देते रहते हैं और हमको भी मिलता रहता है। क्लियर है? चलो देखो तो क्या बता रहे थे, तो हाँ ब्याज ज़्यादा है हमारा, सबसे पहले सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जाता है? ऋण भुगतान, ठीक है, सुन लो, ऋण अदायगी, ब्याज भुगतान, ठीक है, याद रखिएगा। ब्याज भुगतान लिख तो दिया हूँ, मगर अगर मान ले ऐसे आ जाए, ऋण अदायगी, ठीक है, यानी हम लोग जो उधारी है, उधारी पटाने में सबसे ज़्यादा हमारा पैसा खर्चा होता है। क्लियर है? पहला। उसके बाद दूसरा पैसा खर्चा होता है, इसके बदले कुछ मिल रहा है क्या हमको? नहीं ना, इसको राजस्व व्यय बोलते हैं, जिसके बदले हमको कुछ नहीं मिलता है, राजस्व व्यय, ठीक है। उसका देखो, उसके बाद सुरक्षा में खर्चा करते हैं। किसमें खर्चा करते हैं जी? सुरक्षा। दूसरा पैसा हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ खर्चा होता है? ठीक है, सिक्योरिटी में खर्चा होता है, दूसरे क्रम से लिखा हूँ, ठीक है। और तीसरे नंबर का खर्चा होता है ट्रांसपोर्ट में, हुआ है इस साल इसलिए बता रहा हूँ। तीसरा, ये बजट में ना सबसे ज़्यादा जो पैसे खर्च होने के बाद कहाँ गया था, तो परिवहन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और बताना पड़ेगा मेरे को, कहाँ पर बताऊँ, मगर छोटा हो जाएगा ये, इधर लिख दूँ क्या? नहीं समझोगे, सुनो तो क्या हुआ? देखो ना, शिक्षा समझते हो? शिक्षा, हाँ? सब्सिडी समझते हो? मिलता है? हाँ, सब जो खाते हो बोलते नहीं मिलता है, ठीक है। नमक में सब्सिडी नहीं मिलता है? मिलता है, ठीक है। शिक्षा हो गया, ठीक है। उसके बाद सैलरी, ये मैं क्रम से नहीं लिखा हूँ ना, बता दे रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पर मेन था वो क्रम से लिख दिया था मैंने ऐसे लिख दिया। आपसे अगर पूछ ले कि सरकार का राजस्व व्यय कौन कौन सा है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा याद रखेगा ऋण भुगतान, ठीक है, जो हमारा जो उधारी है उसको चुकाने में जाता है पैसा,
दूसरा पैसा हमारा कहाँ जाता है? सिक्योरिटी में जाता है, ठीक है। तीसरा पैसा हमने खर्च किया है, मतलब वो हालांकि परिवहन को नहीं करूँगा तो भी चल जाएगा, बट फिर भी लिख दिया है। तीसरा देखो शिक्षा है, शिक्षा में इसीलिए सरकार कम, देखो सुनो तो आप कभी नहीं लगता कि सरकार ये एजुकेशन चाहे तो कितना अच्छा कर सकती है, मगर सरकार को कुछ उस पर प्रॉफिट नहीं होता है, मतलब उसके कुछ मिलता नहीं है उसको, बस लगता है पैसा। जैसे एजुकेशन में सरकार ने वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट है ना, तो सरकार को उसको वो लगता है कि थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट वगैरह है ना, ये मतलब सौदा नहीं है ठीक ठाक, इसलिए एजुकेशन को कम देती है। उसके बाद देखिए जो हमारी सब्सिडीज़ हैं, सब्सिडी जानते हैं, सब्सिडी जैसे गैस वगैरह पे लगता है, बहुत सारी चीज़ों पे आपको पता नहीं चल रहा है। किसानों का कितना, अब एमएसपी है, सरकार घाटे में ही तो खरीद रही ना, है ना, घाटे। अब एमएसपी जारी करती है धान वगैरह का, उसके अलावा खाद पर देती है, खाद पे करती है ना, उसके अलावा जो है सिंचाई, उसके बीमा, दुनियादारी, बहुत सारी चीज़ें चलता है। तो ये सब्सिडी वगैरह ये भी क्या है? राजस्व व्यय है। इसके बाद सरकार को कुछ नहीं मिलता है। और लास्ट आपका सैलरी, सरकार को आप सैलरी के बदले क्या मिले? कुछ नहीं। तो सैलरी भी जो है राजस्व व्यय है। कैसा व्यय है? राजस्व व्यय, ठीक है, बन जाएगा। हाँ, पेंशन भी आएगी जी, बिल्कुल। और अगर आपको कुछ याद आ रहा होगा तो बता दीजिए, ठीक है। ऐसा खर्च जिसके बदले सरकार को कुछ ना मिले उसको राजस्व व्यय कहते हैं। ये कंसेप्ट याद रखता है, ठीक है। ऑनलाइन वालों आप लोग भी याद रखें, ठीक है। आगे पूंजीगत व्यय देखें, पूंजीगत व्यय, ठीक है। तो पूंजीगत व्यय क्या होता है? पूंजीगत व्यय वो होता है जिससे सरकार जहाँ खर्च करती है तो उसमें कुछ कमाती है, इन्वेस्ट करती है, ठीक है। तो पूंजीगत व्यय जैसे एफडीआई वगैरह होता है ना, जैसे पूंजीगत व्यय में इसमें क्या होता है? इन्वेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब सरकार ने है, ठीक है, सरकार ने क्या किया, यहाँ पर एक क्या खोल दिया है? कैफ़े खोल दिया, ठीक है। उसके लिए पैसे लगेंगे। सरकार ने बजट में प्रावधान किया कि यहाँ पर 5 करोड़ का क्या करेंगे? कैफ़े खोलेंगे, यहाँ पर कैफेटेरिया खोलेंगे, यहाँ पर ग्राउंड बनाएंगे, यहाँ पर कुछ बनाएंगे। तो कुछ जो उसके लिए जो खर्च करती है उसको क्या बोलते हैं? पूंजीगत व्यय। सरकार इन्वेस्ट कर रही है ना, जैसे नहीं होती, जैसे फैक्ट्री वगैरह होता है, तो इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करती है सरकार, उसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय, ठीक है। तो इसी पूंजीगत व्यय से वो पूंजीगत आय होती है। क्लियर है, ठीक है। तो पूंजीगत आय से पूंजीगत आपका क्या होता है? व्यय, व्यय से आय होगी। पहले खर्च करेगी फिर कमाएगी। खर्च तो करना पड़ेगा ना जी। मान लीजिए आपको जैसे बुलेट ट्रेन है, समझना ना, तो बुलेट ट्रेन जो है, तो बुलेट ट्रेन के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो पूंजीगत व्यय नहीं हो गया, है ना। और फिर क्या होगा? उससे पूंजीगत आय हो जाएगा। क्लियर है, बनेगा, तभी तो लिखे थे ना, ट्रेल लिखा था ना, पूंजीगत आय। तो इसी तरह से याद रखिएगा। जैसे अभी देखो परिवहन बोलो, देखो ट्रांसपोर्ट भी देख लो, तो ट्रांसपोर्ट भी तो सरकार क्या करे? पूरा खर्च करे, टेंडर दे रही है, ठीक है, रोड बना रही है, प्लाजा हो रही, वसूल रही है, उसके बाद कमा रही है। तो याद रखिएगा ये क्या हो जाए? पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय जिसमें सरकार क्या होती है? सरकार इन्वेस्ट करती है कमाने के लिए, ठीक है। किसके लिए? कमाने के लिए। क्लियर है, बन जाएगा। इस तरह से हमारी क्या होती है? बजट होता है आय का और व्यय का। तो व्यय कितना होगा जी? 45,030,97, ठीक है, करोड़, 45 लाख, ठीक, ओके। आगे बढ़े। और अभी देखोगे तो कितना, अच्छा जीडीपी है वो तो हमारा, ठीक है। ये तो बजट हो गया, कमाई हो गया ना। आगे बढ़े, थोड़ा सा अब इसको बता देता हूँ। ये राजस्व व्यय में हम लोग टैक्स पढ़ते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, ये बजट हो गया, ठीक है। जो राजकोषीय नीति थी ना, वो हो गई। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सरकार राजस्व आय में कैसे कमाती है, ठीक है। ये टैक्स कौन कौन सा लगाती है? तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा टैक्सेशन, ठीक है, ठीक, पढ़े उसको, ठीक। ये करारोपण या टैक्सेशन, ठीक है, इसे पढ़ना है, ठीक है। टैक्सेशन को पढ़ना है तो इसको थोड़ा समझिए। स्टार्ट करें। तो देखो टैक्सेशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। राजकोषीय नीति भी हो गया, तो इसके बाद हमको टैक्स को पढ़ना है। तो टैक्स में देखो, हाँ देखिए, ऐसा अनिवार्य, जनता द्वारा ऐसा किया जाने वाला अनिवार्य भुगतान जिसके बदले सरकार प्रत्यक्ष रूप से कुछ देने की गारंटी या कुछ देने की जिम्मेदारी नहीं होती है सरकार पर, उसको हम लोग टैक्स कहते हैं। ये परिभाषा है, ठीक है। याद ना रहे तो कोई बात नहीं, मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? देखो, जनता द्वारा दिया जाने वाला अनिवार्य भुगतान, ठीक है, मतलब कंपलसरी जो है हमारा पैसा दिया जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा? तो जनता द्वारा दिया वाला अनिवार्य भुगतान। कैसा भुगतान है? ठीक, बात को समझना, कंपलसरी है देना। आप चाह के भी उसको मना नहीं कर सकते, नहीं देता टैक्स जा, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा वो, ठीक। बिजली काट देंगे,
क्या ऐसे बोल रहे हैं? अरे तो आप एक डायरेक्ट टैक्स में मान लो कुछ चोरी वोरी कर सकते, बट इनडायरेक्ट पे कैसे करोगे, है ना? वो जो घर में जो आप कपड़ा भी पहने ना, उस पर भी टैक्स लगा है विथ GST, ठीक है? वो ठूसने जाओगे ना भी रेस्टोरेंट में, उसमें भी टैक्स लगा रहता है GST 18%। नहीं लगा, बताओ यार। अब टपरी में जाओगे तो वहाँ पर नहीं मिलेगा, मगर अच्छा रेस्टोरेंट में चाय पियोगे ना तो वहाँ पर भी GST। तो जनता द्वारा किया जाने वाला अनिवार्य भुगतान जिसके एवज में, जिसके बदले सरकार प्रत्यक्ष रूप से, ना याद रखिएगा, प्रत्यक्ष रूप से किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त होती है ना? किसी भी जिम्मेदारी से क्या होती है? मुक्त होती है। कहने का मतलब है कि आपने पैसे दिए हैं ना, ठीक है, तो आप उनको ये नहीं सीधा सीधा कह सकते कि आप सड़क बनाओ, ठीक है? वो डायरेक्ट उनकी जिम्मेदारी, इनडायरेक्टली उनकी जिम्मेदारी है। आपने टैक्स यही सोच के दिया है ताकि मेरे सड़क, आप मेरी बिजली और मेरे जो हर चीज़ें जो सुविधाएं वो हो जाए, ठीक हो जाए, इसलिए दिया है। मगर डायरेक्टली वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देख रहे हो कितना, मतलब ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। मतलब उन्होंने तय किया है कि देखो टैक्स देंगे, अगर यहाँ पर लिखा था कि अनिवार्य रूप से जिम्मेदार हैं, तो हम लोग एकदम चढ़ बैठे, चलो रोड बना, अभी पैसा दिया, अभी बना। लोग इसीलिए नुकसान कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि अरे यार उन लोगों ने बस होता है ना, सरकारी बस हो गया, ट्रेन हो गया, सब जला दिए, फूंक दिए, सब तोड़ दिए, नहीं होता है? ये सब होता है, क्यों होता है? क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से क्या है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होना। अगर ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो जाए तो लोग फिर करके बताएं, फिर वो बताएंगे। तो याद रखिएगा, भुगतान तो करेंगे, मगर सरकार प्रत्यक्ष रूप से कोई भी काम करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। देख रहे हो ना, मतलब कितना अपने सेफ खेल रहे हैं डेफिनेशन में ही, ठीक है? बट क्या होता है, कल्याणकारी राज्य बनाना होता है ना, तो सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है और करती है काम। क्लियर है? ठीक। वर्ल्ड का सेकंड में भी, या सेकंड, हाँ, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, अभी कल या परसों, तो नितिन गडकरी जी ने बताया कि हमारा जो रोड नेटवर्क है ना, वर्ल्ड का कितने सारे, तो पहले तो हमने रिकॉर्ड बनाए, ठीक है? और साथ साथ वर्ल्ड का सेकंड या थर्ड में भी, जहाँ तक सेकंड हम लोग लार्जेस्ट रोड नेटवर्क में आ गए। पता है आपको वर्ल्ड का, ठीक? देखो 2024 फर्स्ट में आ जाए कहीं, ठीक? तो ये सब जो चल रहा है, ये क्या है, मतलब जिम्मेदारी जो है निभा रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है? मगर आप समझे प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं। यही है टैक्स, ठीक है? टैक्स देखो, टैक्स कई प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अनुपातिक कर। कौन सा कर? अनुपातिक। मैं लिख दिया हूँ, अनुपातिक कर, प्रोपोर्शनल टैक्स, ठीक है? पहला कर होता है प्रोपोर्शनल टैक्स। सुन लो पहले क्या होता है प्रोपोर्शनल टैक्स। ऐसा कर या ऐसा टैक्स जो फिक्स होता है, चाहे आपकी आय बढ़ती हो चाहे कम होती हो, वो फिक्स होगा, उसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल टैक्स या अनुपातिक कर कहते हैं, ठीक? मान लीजिए आपकी कमाई 50 रुपया है, 500 रुपया है, 5 करोड़ है, वो टैक्स का जो परसेंटेज है वो फिक्स है, ठीक है? उसको क्या बोलेंगे? अनुपातिक कर। समझ रहे हो? लिख लो इसको, ठीक है? कि लिख दूं मैं? अच्छा बोलूं? अभी तो बोला था 2 बार और वंस मोर बोल रहे हो। क्या बता रहा था? हाँ, कर का रूप स्थिर रहता है। क्या रहता है? जैसे मैं बताऊं, निगम कर जो होता है ना, कॉर्पोरेट टैक्स, वो फिक्स रहते हैं, ठीक है? निगम कर जो होता है ना, फिक्स रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आपका ये प्रोपोर्शनल में जाएगा, किस में जाएगा? अनुपातिक कर में जाएगा। प्रगतिशील प्रोग्रेसिव टैक्स देखो, ठीक है? आय बढ़ने से बढ़ता है, आय बढ़ने से बढ़ेगा, ठीक है? ऐसा टैक्स जिसमें आय बढ़ने से यानी इनकम बढ़ने से क्या होता है? वो बढ़ता है, उसको क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब समझ रहे हो, है ना? बढ़ेगा। जैसे हमारा जो इनकम टैक्स है ना, इनकम टैक्स वो कुछ सीमा तक यही है, देखना ना, जिसका 5 लाख है कुछ नहीं, 5 से 7 लाख, फिर कुछ देना पड़ेगा। 5 लाख तक नहीं लगता है जी। कुछ नहीं लगता है अभी 5 लाख तक। हाँ हो गया चेंज। ठीक है, स्लैब देखो ना जी अभी का बजट का, ठीक? तो क्या होता है, ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? 5 से 7, फिर 10, फिर 10 से 20, तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा ना, मतलब ज़्यादा कमाओगे तो ज़्यादा देना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, ठीक है? प्रगतिगामी क्या होता है?
अब ये तो कहीं नहीं है, ठीक है, रिग्रेसिव टैक्स कहीं नहीं है, ठीक है। देखो ये क्या होता है आपका प्रतिगामी, मतलब अगर आय बढ़ती है तो टैक्स कम होता है, ओके, जैसे उसका उल्टा आय बढ़ेगी तो बढ़ने पर टैक्स क्या होगा, कम। ये नहीं है कहीं पर, है ना, मगर होता है, कई लोग करते हैं लुभाने के लिए। आय आपकी ज़्यादा हो गई ना तो टैक्स क्या हो जाएगा, कम। क्या होता है कभी कभी कई छोटी छोटी जगहों पर लोग ज़्यादा कमाएं, ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि इतना मीट करना है। तो देखो जैसे मान लो, वैसे मैं बोलूँ कि जैसे यहाँ पर जितने लोग हैं अगर 100 रुपये कमा लेंगे तो उसके बाद मैं ना 10% जो टैक्स लेता था वो 5% लूँगा, और 100 से कम कमाए तो 5 का 15 ले लूँगा, है ना। तो आपका मान लो इनकम नहीं भी रहेगा तो 100 तो प्लस दिखा ही दोगे आप कैसे भी करके, नहीं दिखाओगे। तो इसमें क्या होता है, लोग ज़्यादा अपना इनकम बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बहुत कम एरिया में होता है, लगभग ना के बराबर, देशों में तो नहीं होता, कुछ कुछ एरिया में हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, प्रतिगामी टैक्स। कैसे गामी टैक्स, प्रतिगामी, ठीक है, ठीक, ओके। अधोगामी क्या मतलब होता है, एक सीमा तक बढ़ता है उसके बाद रुक जाता है, ठीक है। टैक्स, और देखो सुनो, ये जो अधोगामी टैक्स है ना, ठीक, अधोगामी है ना, अधोगामी ये प्रतिगामी प्रगतिशील जैसा ही है। आय बढ़ने से बढ़ेगा मगर एक सीमा के बाद ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, लिख लो उसको, ठीक है। आय बढ़ने से बढ़ता, तो देखो एक प्रगतिशील कर जैसा ही होता है, आय बढ़ने से बढ़ता है मगर एक सीमा के बाद रुक जाता है, ये है आपका इनकम टैक्स। आय बढ़ने से बढ़ता है पर एक सीमा के बाद रुक जाता है। क्या हो जाता है, ठीक है, रुक जाता है। जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आप जानते हैं 30% से ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। लास्ट किसका है, उसका क्या है, 30%, ठीक है। पहले क्या लगेगा, 5%, 7%, 10%, उसके बाद लास्ट आपका कितना है, 30%। उसके बाद आप कितना भी कमाइए 30% ही लगता है, फ्लैट हो जाता है एक बार। तो याद रखिएगा इस प्रकार का अधोगामी टैक्स कहलाता है, ठीक। तो ये आपका 4 प्रकार के टैक्स होते हैं। कौन कौन से, अनुपातिक कर, कर का रूप इस तरह फिक्स रहता है, टैक्स इतना लेंगे चाहे आपका प्रॉफिट हो लॉस हो जो भी हो कितना ही हो, ठीक है। उसके बाद प्रगतिशील कर क्या होता है, आय बढ़ने से क्या होता है, ये बढ़ते ही जाएगा। प्रतिगामी क्या होता है, आय बढ़ने से ये कम हो जाएगा। अधोगामी आपका क्या हो जाएगा, आय बढ़ने से बढ़ता है, एक सीमा तक बढ़ता है, ओके। इसके बाद ये कई बार पूछा जाता है कराघात, ठीक, ये करा गलत लिखा, स्टोक नहीं होता है स्टोक टैक्स, करापात, ये भी इंसिडेंट होता है, ये भी गलत लिखा है। कराघात मतलब हो गया टैक्स, टैक्स जिम कुछ कहलाता है। कराघात, देखो कराघात क्या होता है, कर का प्रभाव, मतलब जो टैक्स है ना जिस पे इम्पोज किया जाता है, सबसे पहला प्रभाव जिस पर पड़ता है उसी को कराघात कहते हैं, ठीक है। कराघात किसको होते हैं, जिस पे टैक्स का प्रभाव पड़ता है या सबसे पहले जो टैक्स अदा करता है या फिर जिस पे मतलब जो जिसके नाम से बिल फटता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कराघात, ऐसे याद रखना, ओके। अभी ये पूछता है तो फिर फंसोगे अभी। और करापात क्या होता है, करापात तो जो अंतिम रूप से टैक्स का भुगतान करता है उसको करापात कहते हैं, ठीक है, इंसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो करापात क्या होता है, तो करापात अंतिम रूप से जो टैक्स का भुगतान करता है उसको करापात बोलते हैं। मैं बता रहा हूँ, जैसे देखो मान लीजिए आपने क्या खरीदा है, अपना कपड़ा खरीदा है ना, तो कपड़ा खरीदा तो कपड़े खरीदोगे ना तो टैक्स लगेगा इस पे ना, टैक्स लगेगा, कॉर्पोरेट टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स सब लगेगा। और लगने के बाद ना उसको पड़ा किस पे, कंपनी पर, और कंपनी आप में जोड़ लेगी, ठीक है, और आखिरी में अभी पेड करोगे उसको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वो जो इनडायरेक्ट जो टैक्सेस होते हैं ना वो करापात में आ जाएंगे, और डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं कराघात में आ जाते हैं। याद रखिएगा कराघात, बस याद रखिएगा, इसका डेफिनेशन कई बार पूछता है। कर यानी टैक्स सबसे पहले जिस पर पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, या जिस कर सबसे पहले जिस पर लगता है, पड़ता है नहीं लिखना चाहिए, लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करापात, पात ना, है ना। और कराघात क्या होगा, सॉरी कराघात है, और हाँ उल्टा बोल दिया, करापात, कराघात है ये, और करापात क्या होगा,
अंतिम व्यक्ति जो कर का भुगतान करता है। अच्छा एक बात बताऊं, ये कराघात वाला भी टैक्स का भुगतान करेगा ना। देखो ना यहाँ पर ये भी है, सबसे पहले जिस पर कर लगता है और वो भुगतान भी करेगा, ठीक है, मगर वो भुगतान को आखिरी में वसूल लेगा आपसे, ठीक है, समझे जी। जैसे मान लीजिए ने मार्कर खरीदा तो पहले टैक्स लगाएगी सरकार इस पर, और टैक्स लगाने के बाद, ठीक है, टैक्स लगाने के बाद वो जो अब क्या कंपनी अपना प्रॉफिट देखेगी ना, तो इसमें टैक्स का पैसा इंक्लूड रहता है, और उसके बाद तो अपना प्रॉफिट लेके उन लोग करते हैं। तो अंतिम रूप से आपको वो टैक्स किसको देना पड़ता है? जनता को देना पड़ा ना। याद रखिएगा, कराघात बोल तो रहा हूं कि पहले पड़ा वो देगी और वो पैसों को क्या करेगी? आपसे वसूल भी लेगी। क्लियर है? तो बस याद रखिएगा, कराघात क्या होता है? कर, सबसे पहले कर का जो इम्पैक्ट है, मतलब प्रभाव है, सबसे पहले जिस पर पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? कराघात। और अंतिम रूप से जो आपका क्या करता है? टैक्स का भुगतान करता है, उसको करापात कहते हैं। अक्सर इनडायरेक्ट टैक्सेस में ना ये करापात वाला सीन आपको दिख जाएगा। कुछ भी चीज आप खरीदते हो ना, तो सारा टैक्स आप ही पेड करते हो। कभी नोटिस किया हो? कोई भी चीज जो आपने खरीदी है उसका टैक्स आप ही ने किया ना भुगतान, तो ये आपका क्या हो गया? करापात आप पे पड़ेगा। क्लियर है? और कंपनियों पे क्या पड़ेगा? कराघात। ये क्लियर है कंसेप्ट? मान लो कभी घुमा घूमी के पूछ दिया तो बन जाएगा ना। मान लो कंपनी है, फैक्ट्री है, एग्जांपल दे दिया, ठीक है, इस पे क्या पड़ेगा? कराघात पड़ेगा, करापात पड़ेगा। कंपनी वाले क्यों करापात करेंगे? ठीक है, उस पर क्या पड़ेगा? कराघात। आया समझ? ठीक, आगे बढ़े? ठीक, चलो। उसके बाद कुछ ना आपका कुछ डायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक है, और कुछ इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले देखो डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। लिखा है कि मैं प्रत्यक्ष कर, हाँ ये तो डायरेक्ट लिखा गया है। देखो डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष, ठीक। देखिए प्रत्यक्ष कर क्या होता है? सीधा कर, ठीक है, जो वस्तु के आय, संपत्ति पर पड़ता है, ठीक है। एकदम डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट मतलब सीधा ही बोलना क्या है? सीधा टैक्स होता है जो जनरली आय पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? आय और संपत्ति पर लगने वाला जो टैक्स होता है उसको संपत्ति या डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और ये मुख्य रूप से कहां पर? विकसित देशों में इसका प्रचलन है। किसका है? विकसित देश होता है ना, विकसित देश। तो विकसित देशों में सबसे ज्यादा लगने वाला टैक्स कौन सा है? डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो सीधा क्या होता है? सीधा लगता है, ठीक है। सीधा किस पर लगता है? तो सीधा, अच्छा सीधा किस पर लगता है? तो व्यक्तियों पर ही लगता है ना। तो मैं अपना कहाँ बताया? तो कौन सा? तो अरे ज्यादा बोल की बात कर रहा हूँ, ज्यादा लिखा ना, विकसित देशों में ज्यादा लगता है, ज्यादा इस पे रहेगा, ठीक है। ज्यादा आपको अगर देखना, आपको समझना है आपको किसी देश की इकोनॉमी, तो आप देखिए कि वहाँ का टैक्सेशन कैसा है। डायरेक्ट टैक्स ज्यादा लग रहा है कि इनडायरेक्ट लग रहा है, तो उससे पता चल जाएगा कि ये डेवलप है कि अंडर डेवलप, मतलब डेवलपिंग कंट्री में, ठीक है। तो ये भी पहचानने का तरीका। ज्यादा कहाँ पर लगता है प्रत्यक्ष कर? विकसित देशों में सीधा, क्योंकि वहाँ पर लोग जानते हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे है, डायरेक्ट टैक्स दे दिए, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स देखो, क्योंकि करों के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, और जो विकासशील देश होते चोरी भी करेंगे ना, सीधा कर लगाने, इसीलिए सरकार इनडायरेक्ट करके लेती है टैक्स, ठीक है। आपको बताऊँ, आपकी सैलरी का लगभग ना 40 to 50% टैक्स में जा रहा है, मतलब अगर कमाओगे तो, है ना। मतलब आप सच में चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, ठीक है, अगर आप एक सीमा से अगर ज़्यादा कमाए, मान लिया आपकी सैलरी सच बता रहे हैं अगर 10 लाख से प्लस है, ठीक है, ठीक है, 10 लाख तक समझ लो चोरी करके सब बच जाओगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं से बच ही जाते हैं। 10 लाख तक ना सरकार भी जानती है कि 10 लाख तक कोई नहीं आ रहा। 10 लाख से ऊपर जैसे जैसे सैलरी हुई, यानी 10 टच होने लगी ना, रियल की बात कर रहा हूँ ना ये सब, तो क्या हुआ? आपका क्या होगा? टैक्स, पहले इनकम टैक्स कटेगा, ठीक है, वो भरना पड़ेगा आपको, ITR, ठीक है, ITR समझते हो? इनकम टैक्स रिटर्न, ITR, ठीक है। ये ITR भरते हैं ना, उनको फिर नहीं मिलता है, फिर बता दे रहा हूँ, एग्जम्पशन किसी में नहीं मिलता है, छूट नहीं मिलेगा, ध्यान देना, तो सोच समझ के भरना, फिर टेंशन मत लो। जब तक 50-60 हज़ार रुपये कमाओगे नहीं, तब तक आपका ITR भरने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। अब सुनो, ITR भर रहे
तो ITR क्या बता रहा था, ITR जैसे भरते हैं ना तो सरकार टैक्स हो गया, तो टैक्स जो होती है ना, टैक्स सरकार को अगर पता चल गया कि आप मतलब कमा रहे हो तो पहले डायरेक्ट टैक्स ले लो इनकम टैक्स से, और उसके बाद आप कुछ भी चीज कर रहे हो ना यहाँ पर मार्केट में कुछ भी, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है, भर भर के टैक्स लग रहा है। तो ऐसे कर करके ना आपका लगभग 40 से 50% टैक्स जा रहा है, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्री का सबसे ये इसीलिए तो डेवलप होगा ना, ठीक, करप्शन आ जा रहा है, नहीं तो अभी तक डेवलप हो जाते। इतना सारा टैक्स लेने के बावजूद हम गरीब नहीं देखते हो, जो नेता लोग या जो अधिकारी लोग जब कमाते हैं तो कितना कमा लेते हैं, ठीक है, देश से छोड़ के चल देते हैं, होता है ना। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास पैसे तो हैं, करप्शन का भेंट चढ़ जा रहा है। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, टैक्स हमारे यहाँ बहुत लगता है, ठीक। तो ऐसा इसीलिए ना कई लोग बार ना जो फैक्ट्रीज़ है ना, जो कंपनियां हैं वो भारत में खोलने से बचती हैं, ठीक है। अपना रजिस्ट्रेशन कभी सिंगापुर में करवाएंगी तो कभी कहीं और करवाएंगी, कहीं और करवाएंगी। इसीलिए टेस्ला नहीं आ रहा है क्या, नहीं सोच रहे हो। अभी मोदी जी गए तो वो बोला, वो जो एलॉन मस्क है उसने बोला कि मैं आऊँगा, नेक्स्ट ईयर आऊँगा, खोलूँगा, ठीक है। मगर सोचिए एक बात 3 साल से चल रही है, क्यों नहीं आ रहा है वो? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, बात थोड़ा समझो क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारे नितिन गडकरी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, थोड़ा सा तगड़े आदमी है, वो बोले कि मैं माहौल दूंगा, मैं करूंगा, मगर वो तो जान रहा है टेस्ला के यहाँ टैक्स ज़्यादा है, ठीक है, कमाई नहीं हो पाएगा। और वो क्या कर रहा है, चाइना से, क्योंकि चाइना में कम है ना जी टैक्स वगैरह, और वहाँ माहौल भी है, तो वहाँ से एक्सपोर्ट करके हम मंगा लें, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं बोलेंगे, चाइना से हम लाएंगे नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है। और कंपनियाँ बचती हैं कि यहाँ पर टैक्स कम देना पड़े। बहुत सारी कंपनी, अभी जब कभी आओगे ना बिजनेस में, आप खुद चाहोगे कि मेरी कंपनी इंडिया में रजिस्टर ना हो, ठीक है। टैक्स क्यों किया? 25% सीधा आपका निगम कर, अभी बताऊंगा। कॉर्पोरेट टैक्स 25% जी, 25%। सोचो तो, शुद्ध प्रॉफिट आपने कमाया ना 100 रुपये, 25% तो सीधा काट लेंगे वैसे। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है, आपका सेल टैक्स है, उसके बहुत सारे टैक्स बोले 40-50% कट जाता है, और वो सीधा वसूले किससे? आपसे, ठीक। नहीं बोलते हो, एक मेडिसिन जो है 1 रुपये 2 रुपये की होती है, 100 रुपये का आता है पत्ता, उसका कहाँ से आता है? वो टैक्स तो है, और 50% कमाई उनका। तो समझो आप, सीधा जो है कर क्या होता है, वस्तु है, और वह याद रखिएगा, कभी कभी फंसते हैं ना, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष कर में याद रखना, संपत्ति और आय देखना, सीधा सीधा इनकम हो रहा है क्या, या संपत्ति है क्या, तो सीधा कौन सा लगेगा? प्रत्यक्ष कर। और अगर डायरेक्ट टैक्स अगर नहीं पहचान पाओगे तो ऐसे पहचानना है ना, कहीं कंफ्यूजन होता है, कहीं पूछता है, तो याद रखना अगर वस्तु है और क्या है, सेवा, तो इस पे जो लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। ये मतलब छोटा सा वो समझ लो, आप ट्रिक समझ सकते हो कि वस्तु और सेवा अगर दिख रही है तो उस पर लगने वाला टैक्स क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए शराब, जानते हैं शराब, चश्मा, जान रहे हो? कैसे नहीं जान रहे हो, है ना, है ना। कभी कभी नहीं मतलब कभी कभी बकते भी होगा, क्यों पीते हैं लोग ऐसे कर, है ना, ऐसे मैं बोल रहा था। आप गलत है ले रहे, ठीक है। देखो सुनो, है ना, वो व्यक्तिगत मामला है, वो आप लोग समझे, ठीक। देखो मैं क्या बोल रहा था, जैसे मान लीजिए शराब, तो शराब क्या है, वस्तु है कि नहीं है ना। तो आप सोच के देखिए उस पर किस प्रकार का टैक्स लगना चाहिए? इनडायरेक्ट। यही छोटा सा आपका क्या है, क्लू हो जाता है, होता है ना। मैंने कहा ना, जैसे मान लीजिए कोई सामान हो गया, ठीक है, जैसे आप रेस्टोरेंट गए, तो रेस्टोरेंट गए से आपने सेवा लिया, वेटर से खाना मंगाया, ला भाई वेटर खाना ला, तो उस पर सर्विस हुआ ना। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर एडमिशन लिया होगा, तो आपका 18% GST कटा होगा सीधा, ठीक है। कटा होगा कि नहीं कटा होगा, है ना। ये सभी तो नाटक रहता है कि नहीं रहता है? रहता है, बिल्कुल रहता है। पहले तो फीस हो, ऊपर से बताते नहीं, फिर 18% GST। अरे अपने नहीं बताना, सब जगह का वही है। तो वो क्या है, ये सेवाएं है ना। तो अगर आपसे पूछ ले ये वाला कौन सा टैक्स है, तो क्या बताओगे? तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर वस्तु और सेवा अगर आपको पता चल जा रहा है, समझ लेना वो इनडायरेक्ट टैक्स कैसा है। और मान लो पैसा प्रॉपर्टी वाला आ गया, ठीक है, संपत्ति वाला आ गया, तो कौन सा जाएगा? वो डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ये वस्तु और सेवाओं पर लगता है, लगने वाला टैक्स है, क्लियर है, ठीक है। उसके अलावा ठीक है, ये जो है मुख्य रूप से कहाँ लगता है? विकासशील देशों में। कहाँ लगता है? विकासशील देशों में ज़्यादा होता है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्योंकि लोग यहाँ पर पहली बात तो उतना वो एजुकेट नहीं होते, और दूसरी बात क्या होता है, झांक के जा रहे हैं, देख रहे हैं। क्या बता रहा था? हाँ, डिस्टर्ब कर। हाँ, विकासशील देशों में क्या होता है ना कि लोग उतना पढ़े लिखे नहीं होते, और लोग ना चोरी करते हैं बहुत, ठीक है। तो टैक्स की चोरी की वजह से ना सरकार को डायरेक्ट टैक्स मिलता नहीं है,
कहीं ना कहीं से खोद लेते हैं। अब यहाँ पर विकसित देशों में जान रहे हैं ना, विकसित हो गए हैं, क्या ही थोड़ा बहुत चोरी करें, वो जान रहे हैं कि सरकार भी ठीक है और हमारे डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। यहाँ भी सरकार भी चोर और जनता भी चोर, ठीक है, दोनों भाई भाई तो जान रहे हैं, इसीलिए सरकार भी जानती है जनता को, इसीलिए क्या करें, ठीक है ना, आप डायरेक्ट नहीं दोगे ना, इनडायरेक्ट ले लेंगे आपसे, ठीक है, तो इनडायरेक्ट लेती है। तो हम लोग सोचते हैं ना कि यार इसलिए स्लैब कम है मगर उसके बाद भी इनडायरेक्ट टैक्स हाई है, ठीक है। देखो कितना कमाई ज्यादा होकर के पेट्रोल वेट्रोल को रखे नहीं जीएसटी में, मतलब देख रहे हो इतना, मतलब जीएसटी हो ना, जीएसटी, तो जीएसटी में पेट्रोलियम नहीं आता ना, पता है ना, तो क्यों नहीं आता, क्योंकि उसमें उससे कहीं ज्यादा टैक्स लगता है, ठीक है, 18%। आखिरी स्लैब कौन सा, ये 18 है ना, ठीक है, 28 है सॉरी, उसके बाद भी उसके और ऊपर मतलब सोचो 40-50% टैक्स लेते होंगे, तो इसलिए पेट्रोलियम को नहीं रखते। तो विकासशील देशों में मुख्य रूप से लगने वाला कौन सा कर है, अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, और आपका वस्तु और सेवाओं पर जनरली इस पे लगता है, और ये इनकम टैक्स पे या इनकम पे लगता है, और संपत्ति वगैरह पर, प्रॉपर्टी पे लगता है, याद रखिएगा, बनेगा। तो कुछ डायरेक्ट टैक्स देख लेते हैं, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स देख लेते हैं, ठीक। ये आपका प्रत्यक्ष कर है, व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, उपहार कर, संपदा कर, प्रतिभूति लेन देन, स्टाम्प, स्वास्थ्य कर, ठीक। उत्पादन कर, बिक्री कर, आउटपुट कर गलत लिखा है उत्पादन एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं इसको, ठीक है, बिक्री कर, सेल्स कर, मनोरंजन कर, मूल्य वृद्धि कर, सीमा शुल्क, प्रशुल्क, ठीक है। ये आपका क्या है, अप्रत्यक्ष कर, ये खत्म नहीं हुआ है, याद रखिएगा। ये जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि एक दो छोड़ के आपको कुछ नहीं पता होगा ये क्या होता है, ठीक है कि नहीं। जैसे मान लो मैंने व्यक्तिगत आयकर बोला, तो ये तो प्रोफेशनल इनकम टैक्स तो समझ में आ रहा है ना, इनकम टैक्स समझ गया कि यानी संपत्ति पर, बाकी ठीक है। निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, कैसे लगता है नहीं पता है, और कितना है उसका परसेंटेज, ठीक है। और आयकर भी कितना होता है, आयकर का स्लैब क्या है ये भी तो नहीं पता ना, ठीक है। ये अपने आप में एक पूरा एक क्लास का टॉपिक है, मे भी कल होगा ये, ठीक है। उपहार कर क्या होता है, गिफ्ट टैक्स, ठीक है। उसके बाद संपदा आपका उत्तराधिकारी टैक्स जो संपत्ति कर होता है ना, ये भी डायरेक्ट टैक्स है, बोले ना संपत्ति पैसा वैसा, सीधा अगर पैसा दिख रहा है ना तो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पैसा दिख रहा है तो डायरेक्ट, ठीक। उसके बाद देखो प्रतिभूति लेन देन, मतलब ये क्या होता है, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, तो स्टॉक में अभी पढ़े नहीं हो, एक क्लास और लगेगी उसके लिए। स्टॉक मार्केट बताएंगे, जैसे हम लोग शेयर्स खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं ना, तो शेयर वगैरह खरीदते हैं ना, इन्वेस्ट करना भी बता दूंगा आपको, ठीक है। तो अरे मतलब शेयर मतलब और भी होता है, कई चीज़ें होती हैं, सिर्फ आप ये भी नहीं कर सकते, इसके अलावा ना SIP वगैरह भी होता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड होता है जिसमें आपका लॉस कम होते हैं, तो वो सब भी सीख लेते हैं ना, क्या पता पैसा कभी आए, ठीक है। और आप बैंक में रखने से ज़्यादा आप सोचो कि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, कमा सकते हैं। जैसे एक और जाते एक बता देता हूँ, जैसे ना ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है ना, देते हैं वो एक बॉन्ड जारी करते हैं, बॉन्ड कि आइए मेरे में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, और हम आपको क्या करेंगे, बैंक से ज़्यादा 8% से 8.5% दे रहे हैं इंटरेस्ट रेट, बैंक देती है 7%। अब सोचो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, ट्रांसपोर्ट देख ही रहे हो कितना प्रॉफिट में जा रहा है, ठीक है। प्रॉफिट हो उनको लॉस हो, आप पैसे इन्वेस्ट करोगे इसमें बैंक में रखने के बदले, तो आपको कितना मिलेगा, बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। इसीलिए देखते हो कई बार मंचों पे बोलते हुए सुने हो, मेरे को पैसे कमी नहीं है, पैसे कमी नहीं, क्यों, जनता का ही पैसा है वो, तो आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो भाई, एकदम सेफ गेम है, और ठीक है सेफ है वो। आप क्या करो, बॉन्ड उनका ले लो, वो 8% इंटरेस्ट देंगे आपको, रिस्क वाला भी नहीं। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मनी मेक्स मनी, ये इकोनॉमिक्स का रूल होता है, पैसे से पैसे, आप गरीब हो तो नहीं कमा पाओगे, मैं बता रहा हूँ, आप पैसे से ही पैसे कमाते हैं, ठीक है। पैसे से ही आप क्या करोगे, पैसे ज़्यादा बना पाओगे। तो पैसे हैं तो आप इन्वेस्ट कीजिए वहाँ कीजिए, या तो म्यूचुअल फंड लीजिए, म्यूचुअल फंड भी बहुत सही रहता है। तो क्या होता है पहले समझ तो जो, ठीक है, तो तब ना इन्वेस्ट करोगे यार, है ना। उसका देखो कभी किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले उसका प्लस और माइनस जानना चाहिए, है ना। शेयर मार्केट में कूदने से पहले, ठीक है, शेयर मार्केट को आपको जानना चाहिए कि क्या होता है, कैसे होता है, सट्टाबाजी है कि क्या है, तो वो सब भी जानना है। तो वो सब जो शेयर मार्केट के पैसे होते हैं, ये सब से डायरेक्ट टैक्स, सीधा कमाओगे ना, मान लो 5 लाख कमाए, सीधा खट 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 काट लेगी, ब्रोकर चार्ज लगी, उसके बाद आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, कटने के बाद आते तुरंत कटता है वो, ओके। तो ये सब क्या होते हैं उसको देखना है। हेल्थ टैक्स भी है, सीधा कर टैक्स लगता है, ठीक है। जैसे जाओगे आप ना बिल उल बनाओगे तो जीएसटी, मतलब जीएसटी नहीं, मतलब सीधा कर, मतलब बिल उल पे है सीधा टैक्स लग जाता है, डॉक्टरों पे लग जाता है। उसका इनडायरेक्ट टैक्स देखो तो उत्पादन शुल्क नहीं जान रहे हो क्या होता है अभी, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आपका जानते हो क्या उत्पाद शुल्क क्या होता है, नहीं जान रहे ना, हाँ वही बोल रहा हूँ। बिक्री कर क्या होता है, सेवा कर क्या होता है, मनोरंजन, मूल्य वृद्धि कर, सीमा शुल्क क्या होता है, मूल्य वृद्धि क्या होता है, शेष, ठीक है। अच्छा वैल्यू एडेड, वैट क्या होता है, वैट, ठीक है, वैट जानते हो, वैट बहुत सुने होंगे, पेट्रोलियम पे लगता है वैट, है ना। तो ये सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, मैंने बस ये नाम रख के छोड़ दिया है, समझाना बचा है अभी,
क्लियर है? तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, कोशिश कीजिएगा कि 1-2 दिन और हैं उसको गैप ना करें। सैटरडे संडे तो छुट्टी रहता है, ठीक है? फिर मंडे को 2-4 और दिन लगेगा, और बताना फिर और कोई टॉपिक पढ़ना होगा तो उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ा देंगे, ठीक है? इतना पढ़कर आना।